इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन परमाणु का बोर सिद्धांत क्या है उसको देखेंगे और उसका डेरिवेशन करेंगे। तो जो है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हम लोग का आज का टॉपिक है। इसमें जैसे कि हम लोग जो बोर ने अपने अभिगृहीतों को हाइड्रोजन परमाणु की संरचना ज्ञात करने तथा उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने हेतु सफलतापूर्वक लागू किया। तो जो बोर था उसने क्या किया, अपने जो अभिगृहित दिए थे बोर के परमाणु मॉडल में, उसको क्या किया, उसको यूज़ करके हाइड्रोजन परमाणु की संरचना को ज्ञात किया उसने और उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। तो जो उसने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नाभिक के चारों ओर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋणावेश होता है -e आवेश होता है घूमता रहता है। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें क्या होता है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये जैसे कि मान लो ये नाभिक है, नाभिक में जो नाभिक है उससे Rn दूरी पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वृत्तीय मार्ग में घूमता रहता है। यह नाभिक जो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका आवेश होता है -e। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो कि Z होता है उसका मान 1 होता है, अतः उसके नाभिक पर +e आवेश होगा। जो इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, 1 होता है, इसलिए जो इसमें आवेश होगा -e होगा। और हाँ, एक उदासीन परमाणु होता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जितने जो है परमाणु क्रमांक होता है उतने क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो नाभिक में जो आवेश हो जाएगा वो +e होगा, प्रोटॉन का आवेश, और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं ना। तो जो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा -e होगा और नाभिक का आवेश हो जाएगा +e। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों चक्कर लगाता रहता है। मान लो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, m है और वह क्या कर रहा है, r के हम लोग सबस्क्रिप्ट में n लिखे, n जो है कक्षा को बता रहा है, n यहाँ पर कक्षा को बता रहा है, इसलिए हम लोग वो Rn यानी कि Rn का मतलब है nवा जो कक्षा है उसकी त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लोग लिखे भी हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, वह Rn त्रिज्या की nवीं कक्षा में Vn यानी कि nवीं कक्षा में जो चाल होगी वो Vn चाल से घूम रहा है, तब वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। तो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान गुना जो वेग होगा उसका स्क्वायर, तो Vn का स्क्वायर बटे त्रिज्या यानी Rn। ये जो है अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, किंतु कूलाम के नियमानुसार नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यहाँ हमारे पास क्या है, नाभिक है, नाभिक में धनावेश है और इलेक्ट्रॉन के पास है ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश के बीच क्या करेगा, कूलाम बल कार्य करेगा, तो उस कूलाम बल का व्यंजक लिखते हैं। तो ये क्योंकि एक धनावेश और एक ऋणावेश तो आकर्षण बल कार्य करेगा ना, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 × Q2 होता है, यानी कि पहला आवेश +e × -e दूसरा आवेश अपॉन r का स्क्वायर। और यहाँ जो हम लोग आवेश लिखते हैं ना उसका केवल परिमाण को लिखते हैं, मतलब उनका जो है धनात्मक है या ऋणात्मक है उसको नहीं लिखते, तो इस माइनस चिन्ह को हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e²/r²। और यहाँ हम लोग r के n सबस्क्रिप्ट लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ n, तो ये हम लोगों का क्या आया, जो कूलाम बल कार्य करेगा किसके बीच में, धनावेश जो है नाभिक में है और ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन में है, उसका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × e²/Rn का स्क्वायर। और यहाँ जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, एक नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
इसको जिसका मान को लिख करके, जैसे पाई का और एप्सिलॉन नॉट का मान को लिख के हम लोग ये निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर निकालना ज़रूरी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉनों को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल की प्राप्ति होती है। यहाँ जो है क्या है, हमारे पास नाभिक है और नाभिक में धनावेश है और इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश है। तो क्या होते हैं, जो दोनों के बीच का जो कूलाम बल है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल, और क्या करता है, और अभिकेंद्रीय बल जो है, अभिकेंद्रीय बल ये वाला, ये क्या होते हैं, आपस में जब बैलेंस होते हैं, यानी कि दोनों अभिकेंद्रीय बल और कूलाम बल जब दोनों इक्वल होते हैं तो उस समय जो है क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा पाता है। या हम लोग इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जो नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यानी दोनों बलों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। यानी वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए दोनों बल क्या है, बराबर होना ज़रूरी है। तो कूलाम बल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर सब्सक्रिप्ट में एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल mv स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब हमको बोर का क्वांटमीकरण का प्रतिबंध यूज़ करना है यहाँ पर। तो बोर के क्वांटमीकरण प्रतिबंध के अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, जो स्थायी कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए तो उसका कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, mvr जो है वो क्या होना चाहिए, nh/2 पाई के बराबर होना चाहिए। यानी कि जिस कक्षा के लिए जो mvr है उसका मान क्या होगा, nh/2 पाई के बराबर होगा। यानी कि h/2 पाई का पूर्णांक n, यानी क्या बोलते हैं, जो बोर का क्वांटमीकरण प्रतिबंध है वो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग मतलब mvr क्या होना चाहिए, h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होना चाहिए। और n जो होता है ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मुख्य क्वांटम संख्या है, जहाँ जो n का मान होता है 1 2 3 4 इस तरीके से। या हम लोग इसको यहाँ से अगर हम v निकालें तो v क्या आएगा, vn इक्वल टू n जो इसके सबस्क्रिप्ट में चल रहा है, कक्षा को बताने के लिए, nh/2 पाई और इसके बटे में क्या आ जाएगा, mvr। ये इसको जो है हम लोग समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्थायी कक्षा, ये स्टेशनरी ऑर्बिट की त्रिज्या। तो यहाँ पर समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 कौन सा था हम लोगों का, ये वाला समीकरण है। इस वाले समीकरण 1 में क्या मान रखेंगे हम लोग, ये जो समीकरण 2 से हम लोगों ने मान निकाला है v का, तो v का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में यहाँ पर रखते हैं। तो ये हमारे पास आएगा m/r², ये ऐसे ही रहेगा। v की जगह v का मान जो है समीकरण 2 से रखते हैं, nh/2 पाई mrn का स्क्वायर बराबर, इस साइड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को इसका पावर लगा हुआ है तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास m/r² n² बटे में 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m² rn का स्क्वायर। यहाँ पर जो है ये rn का स्क्वायर नहीं होगा, ये rn होगा ना, जो अभी केंद्रीय बल होता है mv²/r होता है। यहाँ पर हम लोग लिखे थे ना, तो लिखने के समय गड़बड़ हो गया था।
तो ये जो है हम लोग के पास होगा विकेंद्रीय बल mv²/r। ठीक है, तो ये वाला मान हम लोग रखेंगे ना, यहाँ पर ये r का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी r का स्क्वायर नहीं आएगा, ये रहेगा। और इस साइड का हम लोग एज इट इज रख देते हैं e²/4πε0rn का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ये n है ना, ये n है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये m है और ये m का स्क्वायर है, तो m से m का स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर r स्क्वायर है और यहाँ पे भी r स्क्वायर है, तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर पाई स्क्वायर है और यहाँ पाई है, तो ये पाई से पाई का स्क्वायर कट जाएगा। और क्या कट सकता है, और तो कुछ नहीं दिख रहा, तो जो बचे हुए हैं उसको लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचा है n² h² बाय 4 r पाई m इक्वल टू e² बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग देखना भूल गए, 4 और 4 दोनों तरफ है ना, तो ये भी कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास n² h² बाय r n पाई m इक्वल टू e² बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग निकाल क्या है, स्थायी कक्षा की त्रिज्या। स्थायी कक्षा की त्रिज्या मतलब हमको rn निकालना है ना, तो rn को एक साइड पक्षांतर कर देते हैं, बाकी को दूसरे साइड ले आते हैं। सबसे पहले इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो rn पाई m e² बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट n² h²। अब यहाँ से rn को हम लोग इस साइड ही रहने देते हैं, बाकी को इसके डिवाइड में ले आते हैं, तो n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m e²। ये क्या आ गया, स्थायी कक्षा का व्यंजक आ गया। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से हम लोग क्या देख सकते हैं, ये स्पष्ट है कि बोर की किसी स्थायी कक्षा की त्रिज्या n² के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो h क्या प्लांक नियतांक है, उसका स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट था निर्वात की विद्युतशीलता, ये भी क्या एक नियतांक है, पाई भी एक नियतांक है, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि नियत रहता है, e होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो भी नियत है। तो ये जो पूरा इतना चीज़ है ये क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। तो यहाँ पर जो कक्षा है, कक्षा nवीं कक्षा की त्रिज्या वो किसके पे निर्भर कर रही है, केवल और केवल n के वर्ग पे। तो वही यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, बोर की किसी स्थायी कक्षा की त्रिज्या n² के अनुक्रमानुपाती होती है। n क्या है यहाँ पर, मुख्य क्वांटम संख्या है, अर्थात क्या है यहाँ हम लोग लिख सकते हैं rn जो प्रोपोर्शनल है n² के। तो कई बार जो एग्ज़ाम में ऐसा पूछता है ना कि सिद्ध कीजिए कि जो है किसी स्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है या n² के अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ तक के करना रहेगा। और अगर इसके आगे और बोलता है कि जो है जो nवीं कक्षा है उसमें चाल निकालिए इलेक्ट्रॉन का, यानी कि स्थायी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की चाल निकालिए, या फिर और आगे कुछ बोलता है तो उसके बाद इधर आगे और डेरिवेशन करेंगे इसका। या फिर जैसे अगर कक्षा का व्यंजक भर पूछा है तो यहाँ तक के करके ख़त्म कर देना है। हाँ, और कभी कभी जो है यहाँ जो है स्थायी कक्षा का व्यंजक निकालो, उसके साथ साथ क्या बोलता है, बोर त्रिज्या जो है बोर त्रिज्या का व्यंजक दे दे रहेगा, इसको सिद्ध करो करके पूछ देगा। ये बोर त्रिज्या का भी व्यंजक निकालो, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये स्थायी कक्षा तक का मान निकालेंगे ये वाला। इसमें क्या करना है हम लोग को, बोर त्रिज्या के लिए जो n का मान होता है यानी मुख्य क्वांटम संख्या वो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। समीकरण 3 में क्या है, n = 1 रखने पे यही हम लोग यहाँ पर लिखे, प्रथम कक्षा के लिए जो n होता है उसका मान 1 होता है, अतः प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, सबसे कम होती है। इस कक्षा की त्रिज्या को बोर त्रिज्या कहते हैं और इसको a0 से प्रदर्शित करते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 रख देंगे तो अपने पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। ये होता है बोर त्रिज्या का व्यंजक। अब समीकरण 3 में क्या करते हैं, ये जो ए नॉट की वैल्यू है उसको रख देते हैं। अगर समीकरण 3 में हम लोग ए नॉट की वैल्यू रखेंगे तो समीकरण 3 हम लोग का ये है, तो यहाँ से पूरा ये वाला ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक का ना, ये क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। तो आर एन क्या होगा, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, आर एन इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर। और ए नॉट का जो मान होता है, ए नॉट का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये सारे क्या है, नियतांक है, इनके मान जो है रख देंगे तो इसका जो मान आता है हम लोग को मिल जाएगा, इसका बोर त्रिज्या का मान, जो कि मिलता है हमको 0.53 एंगस्ट्रॉम। या इसको अगर हम लोग मीटर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5.3 गुना 10⁻⁻11 मीटर। निकालेंगे स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल। तो अगर बोर त्रिज्या निकालो बोलता है तो यहाँ तक के करके आएंगे। फिर अगर हम लोग आगे और पूछता है स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल निकालिए तो हम लोग इधर करेंगे। फिर तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 कौन सा है हम लोगों का, समीकरण 3 तो ये वाला है, समीकरण 2 है ये वाला। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर देखें हम लोग समीकरण 2 में तो v जो है चाल का व्यंजक है इलेक्ट्रॉन का। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 3 से आर एन का जो मान निकालें उसको रख देते हैं तो वहाँ से हमको v या इलेक्ट्रॉन के चाल की व्यंजक मिलेगी। कब, स्थायी कक्षा में। तो स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की चाल होगी वो क्या होगा, वी एन का मान ये वाला हम लोग लिख देते हैं समीकरण 2 को, एन एच बाय 2 पाई एम आर एन, ये है। अब आर एन आर का जो वैल्यू है वो कहाँ से रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 से। तो इसको रखने पे हमको मिलेगा एन एच बाय 2 पाई एम, और आर एन का मान है ये आर का ही, मतलब आर का, और एन उसके सबस्क्रिप्ट में है ना, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर। ये क्या है, जो हर में इसके नीचे तरफ है वो ऊपर चला जाएगा, हर में वो ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन एच पाई एम ई स्क्वायर बटा 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, पाई से पाई चला जाएगा, एम से एम चला जाएगा, एच से एच का स्क्वायर हट जाएगा, यानी एच बस बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा एन ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर। अच्छा ये एन भी है ना, तो ये एन से एन का स्क्वायर भी हट जाएगा। तो हमारे पास जो वी एन बचा वो क्या बचा, ये एच, यहाँ पर एच इसका। तो हम लोग के पास बचे वो क्या क्या बचे, ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन से ये एन का स्क्वायर हट गया तो एन एच। वी एन क्या क्या बचा हमारे पास, ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। यहाँ से हम लोग का ये कट गया ना, एन से एन का स्क्वायर हट गया तो यहाँ एन बस बचा, पाई से पाई कट गया, एम से एम कट गया, एच से एच का स्क्वायर साइन हट जाएगा तो एच बस बचेगा। तो ये हम लोग के पास जो इलेक्ट्रॉन का चाल स्थायी कक्षा में निकला, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 5। जो प्रथम कक्षा होती है उसके लिए क्या होता है, n इक्वल टू 1 होता है। तो और इसमें जब क्या होगा, जब हम लोग n इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं, जो v है वी एन वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, n के। कहने का मतलब है कि जब जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा जो है
इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा जो इलेक्ट्रॉन की चाल है वो कम होती जाएगी। तो n = 1 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की चाल अधिकतम होगी। फिर जैसे 2, 3, 4 इधर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की चाल कम होती जाएगी। तो उसी को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। अतः प्रथम कक्षा में n = 1 में इलेक्ट्रॉन की चाल जो है अधिकतम होती है, और जैसे उच्च कक्षाओं में जाते हैं n = 2, 3, 4, इसमें चाल कम होने लगती है। समीकरण 5 से, समीकरण 5 में अगर हम लोग देखें तो E/2ε0 NH, ये क्या है, पूरे समीकरण 5 में अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग समीकरण 5 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ना ऊपर और नीचे यानी कि इसके अंश और हर में C का गुणा कर देते हैं। तो अगर अंश और हर में C का मतलब कोई भी संख्या गुणा करते हैं तो वो कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अंश में एक बार C का गुणा और हर में दोनों में C का गुणा कर दे। C क्या, प्रकाश की चाल है। तो समीकरण 5 से यहाँ लिखते हैं हम लोग E²/2ε0 CH ब्रैकेट में C/n, C का गुणा कर दिया और उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, जहाँ जो C क्या है, प्रकाश की चाल है। तो ये जो मान होता है E²/2πε0 CH, ये क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे हम लोग सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं या फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं, और इसको जो है अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका अगर हम लोग क्या है ε0 CH E² इनका मान ले रखते हैं तो जो हमको मान प्राप्त होगा वो होगा 1/137। ये क्या है, अल्फ़ा का मान होता है। तो यहाँ Vn क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर अगर हम लोग ये वैल्यू रख दें जो निकालें वो, तो ये हो जाएगा 1/137 C/n। ये भी क्या है, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल का व्यंजक है। अब जो है प्रथम कक्षा यानी कि n = 1 के लिए, तो n = 1 के लिए V1 क्या हो जाएगा, C/137। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 6। यानी कि जो प्रथम कक्षा होती है, प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का चाल होता है वो क्या होता है, प्रकाश की चाल का 1/137वां भाग होता है। तो उसी को लिखे हैं, ये 1/137वां गुणा होता है। अतः सबसे अंदर की प्रथम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/137वां गुणा होती है। अब जो है इसके बाद हम लोग निकालेंगे स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति। किसी नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो सिंपल अगर हम लोग आवृत्ति समझने से, आवृत्ति होता क्या है, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या यानी चक्करों की संख्या। तो यहाँ क्या है, नाभिक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो एक सेकंड में वो जितने चक्कर लगाएगा, कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति कहेंगे। तो इसलिए हम लोग स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। किसी नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या को उस इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति कहते हैं। हम जानते हैं कि जो आवृत्ति होता है न्यू n = क्या होता है, ω/n/Rn। और इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ω/n को हम लोग लिख सकते हैं 2πν/n/Rn। और जहाँ न्यू क्या है, आवृत्ति होता है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू का अगर हम लोग व्यंजक निकालना चाहे तो आवृत्ति कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो Vn है, V = ω/r, यानी कि जो रेखीय वेग होता था वो क्या है, कोणीय वेग और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता था। ये वाला फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं Vn = ω/n/Rn। ओमेगा क्या होता है, 2πν, तो ओमेगा की जगह 2πν लिख दिए, आर को ऐसे ही रहने देते हैं। जहाँ न्यू क्या होता है, आवृत्ति होती है, तो यहाँ से हम लोग न्यू निकाल सकते हैं। न्यू क्या आ जाएगा,
बाकी को इसके नीचे कर देंगे तो वी एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एन, ये क्या आ गया, न्यू एन का मान आ गया। अब हम लोग यहाँ देखें तो वी एन का मान हम लोग कहाँ से रख सकते हैं, समीकरण नंबर 5 से रख सकते हैं। समीकरण नंबर 5 क्या है हमारे पास, ये है जिसमें v का मान है ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ये मान क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो न्यू एन इक्वल टू आएगा वी की जगह, वी एन की जगह आएगा हमारे पास ई स्क्वायर बाय 2 पाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच इंटू 1 बाय 2 पाई आर एन। ये ना इसका मान हम लोग रख दिए और ये जो था अलग से रखा गया। अब यहाँ पर जो है कुछ कटने लायक है उसको काट देते हैं, कटने लायक तो कुछ दिख नहीं रहा, तो ये हो जाएगा न्यू एन इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाय 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच आर एन। यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं, जो न्यू एन है वो एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, तो उसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं न्यू एन इन्वर्स व्युत्क्रमानुपाती एन। मतलब क्या है, जैसे जैसे क्या होगा मुख्य क्वांटम संख्या है, जैसे n का वैल्यू बढ़ता जाएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति कम होती जाएगी। इसके बाद हम लोग निकालेंगे स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, किसी स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की आंशिक रूप से गतिज ऊर्जा तथा आंशिक रूप से स्थितिज ऊर्जा होती है। जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्थायी कक्षा में गति कर रहा है, उसके पास क्या होता है, आंशिक रूप से गतिज ऊर्जा होती है और आंशिक रूप से स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर हम लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मिल जाएगा। तो वी एन वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैसे लिखेंगे, गतिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वैसे लिखेंगे यहाँ पर के इक्वल टू हाफ एम वी सबस्क्रिप्ट में एन स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये मान हम लोग क्या लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या था, ये समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण नंबर 1 में क्या करते हैं हम लोग, जो k निकाले गतिज ऊर्जा का मान उसको रखेंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 को, यहाँ पास समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 से ही लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा आर। ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पर k का मान क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर निकालें हम लोग, है ना। तो इधर इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या है एम वी स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्या आएगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2k। ये मान क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एम वी स्क्वायर की जगह में रख देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर की जगह 2k आ जाएगा बटे आर एन। अब क्या करते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं और जो बच रहा है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर r जो बराबर के इस पार आर एन का स्क्वायर और यहाँ आर एन है, तो ये स्क्वायर से आर एन कट जाएगा और कुछ तो कटने लायक नहीं है। k हम लोग निकालना चाह रहे गतिज ऊर्जा, तो k को इस पार रहने देंगे, बाकी को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाय 2, इधर आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और सब्सक्रिप्ट में n। तो यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं, k इज इक्वल्स टू क्या आया, ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। ये आया गतिज ऊर्जा का व्यंजक। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई आवेश है क्या कर रहा है, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है किसी बिंदु पर, वो कैसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर। ये फॉर्मूला होता है, पिछले के चैप्टर्स में देख चुके हैं।
तो यहाँ पर उसी प्रकार इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब Q1 इंटू Q2 यानी कि दोनों का आवेश, और जो हम लोग स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं ना उसमें हम लोगों को क्या होता है, आवेश को चिन्ह सहित लिखना होता है। तो E इंटू माइनस ई बटे आर, तो ये क्या हो जाएगा -E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यहाँ पर हम लोग सबस्क्रिप्ट में n लेके चल रहे हैं r के साथ में, तो यहाँ पर n लिख देंगे। ये क्या निकला हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकल गया। अब हमारे पास गतिज ऊर्जा भी आ गया है, स्थितिज ऊर्जा भी आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी, इसके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो En आ जाएगा E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn प्लस माइनस चिन्ह के साथ है ना, -E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों में से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, E² कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ नीचे में क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, कॉमन टर्म्स मतलब दोनों में ना, दोनों में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, दोनों में ही 4 है, और ये 8 भी है क्या है, 4 का गुणा है और गुणक है मतलब। पाई निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं, Rn निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, अगर यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/2। इसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसको अगर हम इससे गुणा करें तो ये पहला टर्म आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। हाफ से -1 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये पहले तो ब्रैकेट के बाहर वाले को एज इट इज लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट Rn क्या हो जाएगा, हाफ -1 करेंगे तो ये आएगा -1/2 यानी -½ यानी 1/2 -1 करेंगे तो क्या आएगा -1/2, तो उसको इसमें इंटू कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और 4 इंटू होके 8 हो जाएंगे और माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो En आएगा वो क्या आएगा, अभी जो En आया वो आया -E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 से Rn का मान रख देते हैं। यहाँ पर Rn का मान हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास Rn का मान कहाँ पे है, ये रहा। समीकरण 3 में हमको Rn का मान मिला n² एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m/e²। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान रखेंगे, ये है हमारे पास, यहाँ पर आएगा ये एप्सिलॉन नॉट n² डिवाइडेड बाय पाई m/e²। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, बटा में है ये ऊपर चला जाएगा, बटे के बटे में है मतलब अंश में चला जाएगा, -E² डिवाइडेड बाय इंटू पाई m/e² बटे यहाँ क्या बचेगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, n²h²। तो यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, जो कटने लायक है उसको काट देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पाई से पाई काट सकते हैं, और क्या काट सकते हैं, और तो कुछ नहीं दिख रहा कटने लायक। तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, -e और e² क्या हो गया, e⁴ हो गया, बटे में क्या बचेगा हमारे पास, अच्छा यहाँ m भी है ना, ये m लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या बचा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²h², या इसको हम लोग ऐसे और अच्छे से लिख सकते हैं -me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²h²। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 9। ये क्या आया, En का भी व्यंजक निकाले हैं। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे,
अगर हम लोग देखें जो m है, e है, एप्सिलॉन नॉट है और h है, ये क्या है, नियतांक है। तो इनके मान जब हम लोग इसमें रख देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, माइनस साइन तो ऐसे ही रहेगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल अपॉन n का स्क्वायर। मतलब ये जो पूरे कांस्टेंट है ना, ये n स्क्वायर को छोड़ के पूरे का वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा 2.18 इंटू 10 टू दी पावर -18 जूल। तो उसको यहाँ पर रख दिए। तो हम लोग जानते हैं, अब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहें तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। तो इसको मान को यहाँ रख देते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारे पास, तब इसका मान आता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो जो ऊर्जा है वो क्या है, n के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी n = 1 में क्या होगा, ऊर्जा अधिकतम होगी। फिर जैसे जैसे n = 2, 3 उच्च कक्षाओं में जाते जाएंगे, ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। यही किसी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजक है। और जो ये ऋणात्मक चिन्ह आया है ना, ये क्या बताता है, इस बात का द्योतक है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक से क्या रहता है, बद्ध रहता है।